खान नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात में तीसरा बड़ा ग्रुप सामने आ गया। पासवान ग्रुप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। इस मुहिम का आंखों देखा हाल हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट में देखते हैं। वसल्लम की बारगाहे आलिशान में नाते रसूल मकबूल के लिए मुल्तमिस हूं मदद के साथ बुलबुल बाग मदीना कोयले शहर मदीना इज्जत माब मोहम्मद जहांगीर मुस्तफाई साहब तशरीफ लाते हैं। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के लगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी है, यीशु है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अब्रू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि वल फर्क ज़मीन ओजे सुरैया, लबसूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, गर्दन है कि वल फर्क ज़मीन ओजे सुरैया, के दांत के शिराज़े शबनम के तलाशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, जनाब मोहतरम मकाम जहांगीर मुस्तफाई साहब। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। आप सब जान रहे कि DC कॉलोनी के इलेक्शन का दौरा है। इसी वजह से ग्रेप टोले को भगाने के लिए ये पासवान ग्रुप अल्लाह पाक ने इसको हिम्मत दी कि वो तश्कील हो गया। इंशाल्लाह मेरे जो भाई DC कॉलोनी से आए हैं या दूसरी जगह से आए हैं, ये इस ग्रुप को कामयाब करवाएं। इंशाल्लाह ताला ये DC कॉलोनी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। हमारी टीम में ये साथ जितने भी साबे कदर हैं, मैं बारी बारी नाम नहीं ले सकता क्योंकि टाइम थोड़ा है। ये इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों में भरपूर उतरेंगे। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किंग मेकर है, DC कॉलोनी की तारीख को बदल देने वाले, चट्टान से टकरा जाने वाले उस किंग मेकर को बनाने जा रहा हूं, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आने वाले सब दोस्त DC कॉलोनी के मुस्तम रैशी और स्टेज पे बैठे हुए सब दोस्त, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। DC कॉलोनी 2001 से शुरू हुई, 2001 तो लैके 2023 आ गया। 2001 तो लैके 2023 तक मैं इन्हां रोडां ते अपने सारे तजर्बे, मेहनत, हर चीज़, तरक्की, सारे मामलात इस कॉलोनी तो ही हासिल किए ने। और जिन्ने भी साडे इत्थे अज बड़े किंग बने ने, जड़े समझते ने कि असी अपने प्यो दादे तो बड़े लैंडलॉर्ड सां, मैं समझना कि सारिਆਂ इस DC कॉलोनी ने रंग लाया और इस DC कॉलोनी के उत्तों ही करोड़पति और अरबपति बने ने। इलेक्शन खालिद सुल्तान जो सिलेक्शन करता रहा, हर 3 साल बाद उन्हें अपने वास्ते नए बंदे लैके आने और अपने आप उन्होंने सदर मुंतखब करके ये DC कॉलोनी अपनी सोने की चिड़िया समझ के यदि लुटमार जारी रखी। एक वक्त आया रैशी
ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਔਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਤਾ ਹੈ। 1 ਅਰਬ ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 1 ਅਰਬ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਕਾਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁੱਪਰ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਉੜਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਏਕੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ 40-40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਕਾਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁੱਪਰ ਔਰ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
160 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ 170 ਮਰਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 17 ਪਲਾਟ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ पूरी डीसी कॉलोनी चो रिकॉर्ड चेक करना चाहे, मौके ते कम अज कम 1000 का मजमा है। कोई बंदा डीसी कॉलोनी के 8-7 हज़ार के मैंबरों चो भी कोई बंदा आके मेरे को पूछेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल नाल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करांगा और इन्हां दी करप्शन का हर सबूत उहदे अगे रखांगा तो फैसला रैशी आप खुद कर लेंगे। उस तो बाद 3 साल आए, बड़ी मायूसी हुई कि यार टीम नूं लैके आया, ये टीम से बहुत ज़्यादा लुटमार की है तो ये खाला सुल्तान ही चंगा सी। असी कहा कि चलो खाला सुल्तान हुण जा रहा है, पता नहीं किहड़े टाइम साह निकल जाने ने। खाला सुल्तान नूं जाके गया कि तेरी मेहरबानी जो कुछ कर ले, ये डीसी कॉलोनी जांदियां जांदियां कोई ऐसा बूटा ला जा जिहड़ा कि मरण तो बाद भी तेनों लोग दुआवां देण। बड़ी कोशिश करने के बावजूद बड़े दोस्त डीसी कॉलोनी के उन्होंने कोल गए और इतने मौके पर भी मौजूद काफ़ी सारे दोस्त ने जिहड़े जाते रहे। उन्होंने ना की, उन्हें कहा एक ही बंदा जिन्होंने नाल लैके आओगे तो फिर मैं कोई गल करांगा। उन्हें कहा अमर फरूक गोंदल को नाल लै आओ, फिर अगली गल करांगा। और मैं जाके उन्होंने कहा खाला साहब पैसा, इकतदार, शोहरत तुसी बड़ी कमाई है, चलो जो कुछ भी तुम डीसी कॉलोनी ना किया है 3 साल जिहड़े ने ये डीसी कॉलोनी के रैशियां से अपने आप को सर्फ करो और इस डीसी कॉलोनी को अच्छे काम करके जाओगे, तुहाडे मरण तो बाद भी लोग जो है तुहानूं याद करेंगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 4 मैंबर साडे जित गए और दूसरा जनरल सैकटरी दूसरे ग्रुप वालों जित गया। उस बाद जिहड़े साडे 4 मैंबर जिते सन, यकीन करो मैं हल्फन स्टेज पर खड़ोता हल्फन ये गल कह सकना कि इन्हां बंदियां ने खाला सुल्तान ने जिहड़ा अपना 19 साल च भी एक किरदार अदा नहीं किया करप्शन का सरेआम। फिर देखो इन्ना जुल्म तो ज्यादती रैशियां ना करते रहे ने, जिन्हें जाके पूछना है की करते हो बे, उन्हें आखना साडा हक है, जाओ जो करते हो कर लो। साडे कई बार इस गल्लां तो साडे डीसी कॉलोनी दफ्तर च उन्हां दे नाल झगड़े भी होंदे रहे, मामलात भी होंदे रहे, लेकिन उन्होंने इको ही गल रखी है कि जाओ जो होंदा जे कर लो, असीं करना ही करना। 1 साल गुजरिया, दूसरे साल दे विच वो रकबे जिहड़े डीसी कॉलोनी के नाम हो चुके सन, इंतकाल डीसी कॉलोनी के नाम हो चुके सन और जमीन जिहड़ी सी उहदे पैसे LIC के अकाउंट जमा सन, उहदा 84 करोड़ रुपए का सूद डीसी कॉलोनी के रैशी 2 साल पर डे 2.5 लाख रुपया देते रहे। वो पैसे उत्थे पे सन, इंतकाल साडे मुकम्मल हो गए सन, लोगों दी रैशां बन चुकियां सन, उन्हां लोगों का हक ही कोई नहीं सी। ये लुटेरे चोर उन्हां दे घरां दे विच रात नूं अंधेरे जा जा के वो रकबे इन्हां ने खरीदे। 50 लाख का रकबा खरीद के ते डीसी कॉलोनी के प्लाट 5-5 करोड़ के इन्हां ने अपने नाम करवाए ने, जिन्हां दा सबूत अल्लाह के फजल के नाल कोई बंदा भी, मैं ये नहीं आंदा कि इत्थे उन्हां दे ग्रुप के विच कोई बंदा कोई चीज़ मंगेगा तो उन्हें इंशाअल्लाह ताला प्रोवाइड करांगे कि तुसीं 3 साल दौर दे विच ए काम कीते ने। उस बाद आतिफ चीमा साहब ने दिहाड़ी मंगाती, उन्होंने कहा कि मैं पिछों आया और सब तो अगे लग जाऊंगा। उन्होंने साल दे विच फिर जो किया वो मैं समझना तो कोई रैशी कोई ऐसा बंदा जिहड़े लोग पिछली बार बड़ा सिर चुक के उन्हां दे वास्ते फखर दे नाल वोट मंगते सन, अज वही लोग जिहड़े ने कहानियां
ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਕਬਾ ਹੈ ਹੀ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ 2008 ਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹਰੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 12 ਏਕੜਾਂ 'ਚ। 12 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ 17 ਕਨਾਲ 99 ਮਰਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 12 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12 ਕਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 6 ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੀਲਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 5.5 ਕਨਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਲਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਔਰ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਗਈ। 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲਾਸਟ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਮਰਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਅਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਔਰ ਮਰਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਲਾ ਕਾਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰਲਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਰਲਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰਲਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4.5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12.5 ਏਕੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਬੈਠ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, 4 ਮਰਲੇ ਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਾਊਨ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 450 ਪਲਾਟ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਔਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਏ ਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਪਲਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਸੀ 100 ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਸਨ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਔਰ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ। ਮੜਿਆਲੇ ਵੜੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਰਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈਏ। ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ 100 ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਔਰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਨਾਲ ਦਾ ਖੁਦ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਵੰਡ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 10 ਮਰਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਮਰਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਮਰਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 300 ਪਲਾਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਅਰਬ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 7 ਤੋਂ 8 ਅਰਬ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਕਾਟਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਔਰ ਬਰਤਨ ਵੀ ਵੇਚ ਛੜੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਫੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਖੀਰ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਗਈ, ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਨਾਦਾ ਵਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋ ਜੀ ਗੋਂਦਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਗਿਆ ਜੇ, ਗੋਂਦਲ ਇੰਝ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਗੋਂਦਲ ਇੰਝ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਔਰ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਤੇ 1 ਅਰਬ ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ
ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ FIR ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DC ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ ਤਖਵੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ FIR ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗੀਰਾਨਾ ਦੌਰ DC ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਬਾ ਖਲੋਤਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਖਲੋਤਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਚ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਇੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। टाइम थोड़ा राणा साहब शुक्रिया जनाब, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। मेरा दिल बड़ा करता है DC कलोनी के रहशिया को हकैक दसन दे, और जिहड़ा मर्जी डिबेट कर ले बह के साडे नाल। जिहड़े मुखालफ ने उन्होंने मेरे नाल चैलेंज है आउण बहन साडे ते भी गल करन, असीं उन्हां दे गल करने आ। लेकिन DC कलोनी का नुकसान हल्फन गल जिन्ना ये 2-3 सालों इन्होंने 3 सालों और पिछले 3 सालों होया, खालिद सुल्तान ने 19 सालों नहीं किया। खालिद सुल्तान अगर नुकसान करता सी 1 रुपये का 10 रुपये का फायदा करके जाता सी। इन्होंने बंदियां ने 10 रुपये का काम जरा ना 100 रुपये किया, फायदा नहीं किया। इन्होंने अपन जेबें भरिया ने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुहाडा हमें नसर होए। दोबारा फिर कभी मौका मिला फिर डिबेट होगी। मैं फैसला लिया मैनू जरा स्टेज पर बैठे दोस्त जो जिन्हें बर्दाश्त किया, मैं माजरत चाहना अगर कि दिलवारी हो तो टाइम इंशाअल्लाह ताला इलैक्शन लम्मा है। इलैक्शन जरा आते हैं ना कि अभी अगले महीने करवा लेना, अल्लाह के फजल के नाल इलैक्शन होगा उदों ही जो DC कलोनी के रैशी चाहणगे। आ जो 12 टोला आ गया ना बंदूकों वाला तो गड्डियां वाला अंपोडो का घूमदा करूँ, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये फिर DC कलोनी के रैशी ही इलैक्शन लड़ेंगे अल्लाह के फजल नाल और कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जरा मेरा जी चाहता है मैं कि भी मादरी ज़बान में बात करूं। गोदल साहब ने तारीख क्योंकि बहुत ज़्यादा देर दे सिर्फ DC कलोनी के अंदर माशाल्लाह करते रहे ने वड़ निकल ये तारीख भुल गए ने। बहुत पहले जड़ा बाबाए करप्शन खालिद सुल्तान जिस वक्त तो गुजरा के अंदर भी DC सी मिर्जा यूनुस साहब है ने, ये भी बड़े पुराने हैं। इन्हों पूछो जो कोई गल नहीं करता जो उसे नॉमिनेट करते हैं, मैं उस वक्त उसके खिलाफ प्रेस ताकि बाद प्रेस के बेचारे लोकल पेपर उन्हें वो चीज़ कराते कि करप्शन दियाँ खबर लवानिया उन्हें वो चीज़ कराते बिल्कुल KGB का ऑफिस से। गोंदा साहब तो याद है कि असी बहुत देर पहले जो मैं रिहायश से लिया भी नहीं सी उत्ते 10 साल होना आया भी हो गया ने कि आरम मुगल साहब बैठे ने मेरे तो पहले आए ने। इन्हों भी पता है कि असी तो बहुत देर पहले इन्हों के खिलाफ और इलैक्शन कराने जो पहला इलैक्शन होया
ਅਦੀਬ ਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਦੇ ਨੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ ਅਮਜਦ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਇਆ ਸਾਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ। ਮੁਖੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 25-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸਾਂ 60-70 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 60-70 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿन कोई गल नहीं। फिर दोस्तों, मैं सिर्फ आपके सामने 2-4 मिनट बात करूंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हमने पासवान ग्रुप क्यों बनाया है। ये पासवान ग्रुप इस वजह से बना है कि ये जो डीसी कॉलोनी की बुनियादें हैं वो बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। हमने 6 साल पहले जब इलेक्शन लड़ा तो करप्शन की बुनियाद पे लड़ा। हमें ये बताया गया कि कैप्टन खालिद सुल्तान एक डाकू और लुटेरा है। हमने कहा ठीक है, कोई नया आदमी लेके आते हैं। जब हमने उनका मुतबादल हाजी अमजद सलीम भट्ट को ढूंढा तो हमें यह बताया गया कि ये मस्जिद की सफाई करने वाला है, ये उधर सफे को सफाई करता है। लेकिन जब वो सदर बना तो उसने डीसी कॉलोनी के सासों की सफाई करनी शुरू कर दी। भट्ट साहब ने सोचा कि मेरा 50 से 60 लाख रुपए खर्च हो गया है, जब मैं 50 से 60 करोड़ रुपया नहीं बनाऊंगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। उसके 3 साल बाद फिर एक दफा कैप्टन खालिद सुल्तान साहब हमारे पास आए। गोंदल साहब ने उनकी तारीख बताई। हमें यही बताया गया कि उम्र के इस हिस्से में करप्शन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई करप्शन की भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने लाखों की, करोड़ों की नहीं की, अरबों रुपए की करप्शन की है। और उन्होंने एक ग्रुप के साथ मिलकर, बड़े बाइज्जत खानदान के लोगों से साथ मिलकर आपको और हमें इस डीसी कॉलोनी में लूटा है। इनसे जो रात को गांव में डाकू होते हैं, डाकू रोड पे डकैतियां करते हैं, वो लोग इनसे 1000 दर्जे बेहतर हैं। वो कम अज कम अपने आप को डाकू तो कहलाते हैं। ये तो इस शहर की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात हैं। और जब इनके
खानदान के पीछे देखते हैं तो बहुत बहुत बड़े ओहदे उनके साथ मिले हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती। मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप डीसी कॉलोनी का इलेक्शन लड़ने आए हैं, आप कल को क्या करेंगे? तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मुझे अपने बाप दादा का नाम चाहिए, उनकी इज्जत चाहिए। ये लोग, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। हम लोगों ने पासवान ग्रुप बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि हमें यूनिटी ग्रुप ने कोई ऑफर नहीं की। हमने इसलिए नहीं बनाया कि हाजी अमजद सलीम भट्ट ने हमें कोई ऑफर नहीं की। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कल चाहूं दोनों ग्रुपों में से सीट मिल सकती है, लेकिन हमें कहा जाएगा कि ये भी चोरों के साथ मिल गए हैं, ये भी डाकुओं के साथ मिल गए हैं, ये भी डाकुओं के साथी हैं। उधर जो लोग खड़े हैं, क्या एक ग्रुप का जो नामजद सदर है, उसने उस ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी पे 22 केस, करप्शन के केस नहीं किए थे? मैं उस सदर से पूछना चाहता हूं कि क्या वो पिछले 3 साल में डाकू था, चोर था? जब तुम्हारे साथ आया तो वो नेक हो गया है। उनके साथ जो नायब सदर, जिसने अपने करीबी दोस्तों को 6 महीने से धोखा दिया और हमें कहा कि हमने इन चोरों के साथ नहीं मिलना, हमने इन डाकुओं के साथ नहीं मिलना, हमें एक तीसरा ग्रुप चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमने करप्शन के साथ नहीं जाना, ये करप्शन करने वाले लोग हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो आखिर पे जब यही कहा गया कि 4 लोग बैठ के एक जगह पे कुरान पे हलफ उठाते हैं कि हमने एक ही तरफ जाना है, पहले एक को भेजते हैं, पहले 2 को भेजते हैं, फिर तीसरा जाता है, फिर चौथा भी हमें इस बात पे कायल करता है कि इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते हैं। मैं सिर्फ आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, 6 साल पहले भी डीसी कॉलोनी का इलेक्शन करप्शन के खिलाफ जीता था, 3 साल पहले भी इलेक्शन करप्शन के खिलाफ जीता था। अब भी ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पासवान ग्रुप जो है करप्शन के खिलाफ जीतेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग, मेरा नाम शाहिद भट्ट है, मैं लोही बाजार में काम करता हूं। ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, मतलूब साहब हैं, उस्मान गनी है, अली जलाल है, मिर्जा यूनुस है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम इस कॉलोनी को लूटने के लिए आ रहे हैं, खुदा की कसम है, मैं आपके वोटों की कोई जरूरत नहीं है। हम इधर कोई नहीं आना चाहते, हम आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपके बच्चों की है। ये इसके लिए राणा नईमुरमान जैसा आदमी जहाद के लिए सामने आया है, ब्रिगेडियर आशिक तूर जैसा आदमी आपके सामने आया है। एक तरफ मुस्तनसर साई है, एक तरफ हाजी अमजद सलीम भट्ट है, जिसको उर्दू भी बोलनी नहीं आती। मुस्तनसर साई साहब हैं, उनको बात करनी नहीं आती। तीसरा इम्तियाज साई साहब है, मुस्तनसर साई सर है ना, मशहूर है, वो 2 साल में बाबडा टाउन के सदर है। तीसरा सदर हम आपको दे रहे हैं मुजाहिद आजम, जिसने 35-40 साल इस पाक आर्मी में गुजारे हैं और नेक आदमी है, साहबजादा फैमिली से इसका तल्लक है। इन तीनों का खुदा के लिए कंपेयर जरूर करना, उधर देख लेना, नबी चीमा भी बैठा है, मोहसिन बड़ैच भी बैठा है, राना नदीम भी बैठा है, सदाकत गुजर भी बैठा है। ये वो लोग हैं जिनको मैं अक्सर कहा करता था कि ये एकड़ ग्रुप हैं। खुदा के लिए इस एकड़ ग्रुप को
जान छुड़वा लें। अगर इस डीसी कॉलोनी को बचाना है तो खुदा के लिए ये जो एकड़ों का कारोबार करने वाले हैं इनको भगा दें, इनसे हमारी जान छुड़ा दें। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ से आप लोगों ने हमें कामयाब किया तो इंशाअल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम आज की इस मजलिस के मुंतजिम जनाब मलक कासिम साहब और मेहमानान ग्रामी, स्टेज पे बैठे हुए मेरे छोटे भाई जो बार गुजरावाला बार के नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनाब वजीर मलक साहब, निसार मलक साहब और बाकी डीसी कॉलोनी के तमाम मुअज़्ज़ज़ रहायशियों को मैं इस मजलिस में खुश आमदीद भी कहता हूँ और पासबान ग्रुप की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन मैं राना साहब ने भी, दोस्तों ने बताया है कि जिस तरह ये पूरे मुल्क के अंदर आज लाइट सुबह से नहीं हुई, हमारी कॉलोनी का भी मैं सोच रहा था बैठे सूरत आज इसी किस्म की हुआ चाहती है कि यहाँ भी फुल फ्लेज ये डिफॉल्ट और क्रैक डाउन होने वाला है। ये बात मैंने जनरली कर दी है। मैं चंद एक गुजारिशात ये बात इसलिए की है, उन्होंने मुझे कहा कि मुख्तसर वक्त में आप सारे हजरात, चूँकि टाइम बिजली की वजह से लेट फंक्शन शुरू हुआ है, मैं आप दोस्तों का इंतहाई ममनून हूँ, लेकिन सिर्फ 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा, इसलिए कि इसको सारी बातों को प्रिसाइज करके, कंसाइज करके शायद उसमें रिदम ना रहे। लेकिन उमर फारूक गोदल साहब ने जितनी तफसील से ये बातें बताई हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम मुअज़्ज़ज़ रहायशी इस शहर के वासी रहायशी जो है, इस कॉलोनी के मेंबरान जो हैं, मैं समझता हूँ हर लिहाज से, खा वो कारोबारी लोग हैं, कोई जॉब करते हैं, इंतहाई माशरे के अच्छे तबके से तल्लक रखने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ बैठकर उनको जो बातें सुनना पड़ रही है कि मासवाए करप्शन के कोई बात ही नहीं हो रही, तो बड़ा अफसोस होता है। आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि ये लातल्लगी वाली बात जो इरफानी साहब ने कही है, मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का उस्ताद भी हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। मेरे ये सारे दोस्त जो बैठे हैं, हमने ये तजवीज़ भी पेश की है, आपके लिए भी ये रेफर करते हैं कि इन तीनों ग्रुपों से कहें कि सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ीन कोई ज़रूरत ही नहीं इलेक्शन की, चूँकि इन लोगों की नीयत बद है। हम कहते हैं सोसाइटी के 50, 100, 200 लोग जो है मिल बैठ के बगैर इलेक्शन के इनकी सिलेक्शन कर दें। मेरिट पे जो शरीफ शुरफा लोग हैं उनको आप आगे ले आए, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं रहेगी इलेक्शन की और सारे प्रोसेस की। लेकिन ये बात कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप दोस्तों से मुझे ये गिला है, ये शिकवा है कि शरीफ आदमी जो है वो इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं होता। उसका नतीजा ये है कि ये सारी करप्शन की जो बातें सुन रहे हैं, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, कि आप सब लोगों को इससे कंसर्न होना चाहिए, मुतल्लक होना चाहिए। ये आपसे मेरे मुतल्लक है, आज नहीं तो 2, 4, 5 साल बाद आप देखेंगे जिन लोगों ने एक्सटेंशन 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो इनको बददुआएं देंगे। और इधर भी ये आपका ये गोश्त नोच के खा रहे हैं, अभी हमें महसूस नहीं हो रहा, आपके बच्चे ये 5 साल बाद जरूर महसूस करेंगे जब ये सारे बर्डन जो है इन रहायशियों पे शिफ्ट हो जाएगा। तो खुदारा ये आप सारे दोस्त पासबान ग्रुप की बुनियादी से, और मैं साथ एक और बात करता चलूँ, मैंने कहा कि चूंकि उन्होंने मुझे कहा कि मुख्तसर वक्त पे, इसलिए कि आज भी हम ये दावत देते हैं, पूरी कॉलोनी के मेंबरान 7,000 साढ़े 7,000 मेंबरान हैं, उनमें से कोई बंदा भी जो कहता है कि मैं इस प्रोसेस में अपना वक्त निकाल सके, टाइम दे सकता हूँ, इसका हिस्सा बनना चाहते हूँ,
चाहता हूँ तो हम उसको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं जो नस्ल की बुनियाद पर खुद बागम बाग आ रहा है कि मुझे ज़रूर इस मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाए। ब्रिगेडियर साहब, हमने आपको एक सिंपल के तौर पर इंतहाई शरीफ आदमी, पढ़े लिखे, जैसे भट्ट साहब अर्ज कर रहे थे कि हमने आला तरीन सर्विस पाकिस्तान की, उसके अंदर जिस बंदे ने 30-35 साल गुजारे हैं, नमाजी और परहेजगार आदमी है, हमें तवक्को है कि आप लोग भी अपना फैसला करते वक्त, और करना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी भी उतनी ही है जितनी ये लोग। सच्ची बात है, इसको दफ्तर के अंदर महसूस ही नहीं होता कि ये हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ये इसकी बुनियाद ही अमदाद बामी पर है, लेकिन यहाँ महसूस ऐसे होता है जैसे बाप की कमाई की हराम की हो तो उसको बंदा यूज करता है। इस तरह इस सोसाइटी के अंदर हो रहा है। बाप की कमाई जो है वो हराम की पता हो तो फिर ही वो इस तरह इस्तेमाल होती है। बोकला की फीसिस, भाई गलत काम करते हो तो एप्लीकेशन तो होगी ना, आप गलत काम करें ना, आप कोई ऐसी बात करें तो कौन आपके खिलाफ एप्लीकेशन देगा, ये इस वजह से होती है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं। आप दोस्तों ने अब ये फैसला करना है, मैंने 1-2 गुजारिशात कर दी है कि मैं ये आइडिया फ्लोट करता हूँ इन दोस्तों की इजाज़त से कि अगर आप समझते हैं तो सारे लोगों को बैठा के कहें कि भाई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, फलां बंदे को जिसको आप समझते हैं कि वो कैपेबल भी है, अहल भी है, दयानतदार भी है, उसको आगे लगा दें। ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं, भाई पढ़े लिखे समझदार और बाशऊर लोग हैं यहाँ के रायशी, उनकी नुमाइंदगी करने वाले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर भी स्वाय करप्शन की उधर जाएं तो डीसी कॉलोनी का नाम सुनते ही वो पूछते इसकी बात ना करें, इसकी बात ना करें। मैं तफसीलात मैंने अर्ज की कि गोंदल साहब ने सारी बता दी है, लेकिन जिस तरह ये कंसर्न है, ये मुतल्लका है, आप सारे दोस्तों को भी जो नई घर में बैठे हुए हैं उनको भी होना चाहिए। तो मैं उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बाकी बातें आपसे होती रहेंगी। अगर वो कैंडिडेट आप दोस्त समझते हैं कि माकूल आदमी है, इसको इस मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए, तो उसको ज़रूर शामिल करें। हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने कहा कि जो भी रायशी अगर वो कैंडिडेट कहते हैं कि भाई ये बंदा बड़ा मुनासिब है, इसको रखें, तो उसको तैयार है रखने के लिए आखिरी वक्त तक भी। लिहाजा आप इसमें हिस्सा भी लें और इस मैनेजमेंट का हिस्सा प्रैक्टिकली भी बने। अगर इलेक्शन होते हैं तब भी, अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर आप समझते हैं आप भी उतने हिस्सेदार हैं जितना मैं या प्रेसिडेंट अमजद सलीम भट्ट साहब और कोई बंदा भी है, लेकिन हमें महसूस ऐसा होता है कि जैसे बाकी ये शरीफ शुरफा लोग जो हैं, मैं यही कहूँगा कि वो चुप करके बैठने वाले, ला तलब रहने वाले, ये नुकसान उनका हो रहा है, मेरा और आपका हो रहा है। मैं छोटा सा शेर पढ़ के कि मैंने जो महसूस किया है, बड़े दोस्तों को रिक्वेस्ट की है, सच्ची बात है, शरीफ आदमी को ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा अपना काम है, मेरे मुतल्लिका है, आपके मुतल्लिका है, आपका इसमें फाइनेंस भी मुलव्वस है, आपके बच्चों की इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर मुलव्वस है, इसका माहौल भी मुतल्लिका है। लेकिन हम समझते हैं सानू की ठीक है भाई वो लगे ने। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सारे दोस्तों को ये ऑफर भी है और इस पार्टिसिपेशन, इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम काबिल और दयानतदार लोगों को ये मौका दे सकें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत खत्म करने वाली एक खूबसूरत शख्सियत और अलग बुलंद करने वाली शख्सियत जनाब इज्जत माब इदरीस डार साहब से मुल्तमिस हूँ, वो तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। मोहब्बत फरमाए, जिनके हाथ खाली हैं वो हाथ बुलंद करते हुए तालियों से इस्तकबाल करेंगे। मोहब्बत मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा कि मैं अपनी इस कॉलोनी में 2 दफ़ा रजीम का हिस्सा रहा हूँ और हमेशा करप्शन की मुखालफत की है और इन मामलात में कोर्ट्स में भी गया हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये शायद इस दफ़ा ये पहली दफ़ा मौका मिला है कि हम एक पढ़े लिखे और एक अच्छे रिहायशियों को आगे ला के एक ग्रुप बनाकर उनको रजीम का हिस्सा बनाएं ताकि ये सोसाइटी की बेहतरी कर सकें
और इस सोसाइटी को दोबारा एक दफ़ा खड़ा कर सकें। मौजूदा हालात में हमारी सोसाइटी के बहुत सारे मामला जो कि बिगाड़ का शिकार हैं, उसके लिए हमने अपनी कोशिश की है कि एक इंतहाई शफीक और नफीस और पढ़े लिखे इंसान को आगे लाएं, जिसके लिए हमने जनाब ब्रिगेडियर आशिक साहब का इंतखाब किया। मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि इनकी क़ियादत में पासबान ग्रुप को वोट दें, ताकि ये हमारी सोसाइटी को ऊपर ला सकें, सोसाइटी की बेहतरी कर सकें। पहले भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं अपने अल्फाज को शार्ट करते हुए आपसे यही दराज करूँगा कि पासबान ग्रुप को वोट देकर इसको कामयाब कराएं, ताकि ये सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर सके। मैं सबसे पहले पासबान ग्रुप की तरफ से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्टेज पे बैठे हुए अपने पासबान के कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा अपने प्यारे भाई मलक मोहम्मद कासिम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खाना शुरू होने वाला है, लोग बातें कम सुनेंगे, खाने को ज़्यादा देखेंगे। मैं एक शेर के साथ बताना चाहूँगा। बातें बहुत हो गई हैं, सारे साथियों ने मेरे हिस्से का टाइम भी मेरे भाई ने ले लिया। इस शेर के साथ ज़्यादा चाहूँगा। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असेरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही बस उनकी सदा है। इस बात के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह पाक आज के मेज़बान मलिक कासिम साहब और राना नईमुर रहमान साहब, दीगर मेहमान गिरामी जो स्टेज में मौजूद हैं और इसके अलावा इस पंडाल में मौजूद हैं, मैं सबको पहले अस्सलाम वालेकुम और सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इंतज़ार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि सबसे पहले हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। बंदे को अशरफुल मखलूक़ात इल्म की बुनियाद पर दी और हदायत और अमल की बुनियाद पर मोमन का दर्जा दिया। मालिक कुल ने अपने बंदे की हदायत और रहनुमाई के लिए पूरा बंदोबस्त किया है, ताकि इंसान भटकता न फिरे और अपने मकसद हयात को भुला न बैठे। अल्लाह ताला ने अपनी मुबारक किताब में हमें बता दिया है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी है। मुझे पूछे तो मैं इसको एक फिक्रे में बयान कर दूं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह की खुशनुदी का हसूल। अल्लाह के अता करदा इल्म की बिना पर जो हर अमल की बुनियाद है, हम अशरफुल मखलूक़ात तो बन गए, लेकिन मोमिन बनने के लिए अमल की मुकम्मल आज़ादी अल्लाह ताला ने इंसान पे डाल दी और साथ साथ मुतफ़्फ़े कर दिया है कि अगर आपके अमाल अच्छे हुए तो इस दुनिया में आपको खैर और भलाई मिलेगी, बसूरत दीगर आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूँ कि जब इंसान इस दुनिया में हदायत से दूर हो जाता है तो वो दरिंदा बन जाता है।
अल्लाह की अता करदा हदायत और रहनुमाई के ने मुझे और आपको दो तरह की जिम्मेदारियां बता दी हैं। सबसे पहले अल्लाह ने बताया कि मेरे मुतल्लिक़ आपके क्या फ़राइज़ हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें अपनी मखलूक के बारे में जो हमारे फ़राइज़ हैं वो भी बता दिए हैं। इस वक्त मैं इबादत का जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ मामलात के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने बड़ी खूबसूरती से कुरान और सुन्नत के ज़रिए हमें अपनी ज़ात यानी जिसको जहाँ से लेकर घर की चार दीवारी, पड़ोसी, मोहल्ला, गली, गांव, कस्बा, शहर, मुल्क, यहाँ तक के करीबी ममालिक के साथ जो हमारे फ़राइज़ हैं उनके बारे में भी बता दिया। यानी इनफरादी और इज्तिमाई फ़राइज़ का अहाता फरमा दिया। आप और हम सब अपने इनफरादी फ़राइज़ के हवाले से तो बहुत मुस्तैद हैं, बड़ी जाफिशानी से पूरा कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा पूरा कर रहे हैं। लेकिन इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ उनके बारे में हम यकसर लातल्लक हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसको हम पुरअशोक दौर कहते हैं और हर तरफ फितना पनप रहा है। अल्लाह के खौफ की नापेदगी, कानून की कमज़ोरी और माशरे की बेहिसी ने इस शर और फितरे की आबियारी की है और कर रही है। ऐसे दौर के हवाले से भी अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमा दी है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनस्तईनु बिल सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ हैं। सूरत नजम की एक आयत का तर्जुमा है कि ऐ इंसान, तर्जुमा है कि ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और अगली आयत में इसी की मज़ीद वजाहत कर दी और ये उसकी कोशिश को देखेंगे और उसका बदला उसे पूरा पूरा दिया जाएगा। इल्लामा इकबाल ने कुरान मजीद की एक आयत को नहायत जामियत के साथ अपने शेर में परो दिया है। खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आज हम इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाएं तो हर तरफ बदहाली और अबतरी का दौरा है, जो हमारी बेअमली और बेहिसी का आकाश है। 2007 में मैं जब यहाँ पोस्टेड था गुजरांवाला कैंट में, तो पहली दफ़ा मुझे डीसी कॉलोनी देखने का मौका मिला और मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं इस डीसी कॉलोनी के मयार से इतना मुतासर हुआ कि ये इतना शानदार रहायशी इलाका है कि मैंने कैंट को अपने रिहाइश को इस पे डीसी कॉलोनी की रिहाइश पे तरजीह दी, या सॉरी कैंट पे रहने को डीसी कॉलोनी में रहने पे तरजीह दी। इसके बाद 2013 में मैं जेल में रिहाइश पजीर हूँ और आम शहरियों की तरह जिस तरह हम ज़्यादातर हैं कि घर से मस्जिद से काम और वापस घर, हम सोसाइटी के मामला से मैं भी लातल्लक रहा। जेलम ब्लॉक में राजपति हूँ जी, 230। अच्छा, लेकिन जब इस सोसाइटी में होने वाली लूट मार के किस्से जुबान ज़द आम हुए तो मुझे भी तशवीश हुई, बड़ी परेशानी हुई कि क्या किया जाए। दोस्तों से मशवरा किया
कहा कि हम किसी न किसी तरीके से एक अमली कदम उठाएं, आगे आएं और इस सिलसिले को रोकें। अगर ऐसा ना किया गया तो हम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक तस्वर हुए और हमें आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। और इस कोशिश का मकसद ये था कि इस चमन को उजड़ने से बचाया जाए। फिर अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी ज़हन में आया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि एक मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका वजूद दूसरों के लिए सूझबंद ना हो। तो मैंने और हमारे साथियों ने ये सोचा कि जो कुछ सलाहियतें, कुव्वतें हम में मौजूद हैं, मेरी टीम में मौजूद हैं, उनको बरूए कार लाते हुए अपने आप को आप लोगों के सामने पेश करें और इसका इस्तेफादा इस सोसाइटी को दें। तो भाइयों, मैं इस जज्बा सही और जहद के साथ एक साफ सुथरा पैनल आपके सामने लेके आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी वाज़ेह करता जाऊं कि हमने इस सोसाइटी के रिहायशियों को फर्दन फ़ोन करके उनके मसाइल पूछे। उस सर्वे की बुनियाद पे हमने एक मंशूर मुरतब किया है और आइंदा की प्लानिंग उन मसाइल को हल करने के लिए अभी से शुरू कर दी। मैं अपनी तरफ से और अपने पैनल की तरफ से 4 चीज़ों का आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले है बेलौस खिदमत, दूसरा है मेहनत, शफाफियत और खुद एहतसाबी। आप में से कोई किसी वक्त अगर मैं गलत काम करूं या मेरी टीम का बंदा कोई गलत काम करें, आपको पूरी आज़ादी है कि हमारा गिरफ्तार आगे पकड़े। आज के इस मौके की मुनासबत से मैं आपको दावत देता हूं कि आप पासबान ग्रुप के साथ मैदान अमल में आएँ, बेइसी और लातल्लुकी की जंजीरें तोड़ें और अपनी मुआशरती और इखलाकी जिम्मेदारियों का पास करते हुए इस सोसाइटी की बेहतरी और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी हिस्सा डाल सकते हैं ज़रूर डालें। अपने मुखालफिन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे मुखालिफ ग्रुप के एक नायब मुअज़्ज़ज़ दोस्त एक दिन मेरे घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त हम पैनल तश्कील दे रहे थे, अभी अनाउंस नहीं हुआ था, तो उन्होंने सपोर्ट की दरख्वास्त की। उनको पता नहीं था कि हम ये प्रोसेस में मसरूफ़ हैं। तो मैंने उनसे 2 सवाल किए। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, दूसरा नहीं बताऊंगा, फिर नाम जाहिर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि आप एक पाक साहब हैं, लोग हैं इनफरादी तौर पे, लेकिन आप जहाँ गए हैं क्या उनको आप पाक साहब कह सकते हैं? तो उनका जवाब बड़ा मुख्तसर था कि मैं उनको डिफेंड नहीं कर सकता, यानी उनका दिफा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो मेरा अगला फिक्रा था कि जनाब, अगर आपको ये पता था कि ये गंद है तो उसमें गंद में क्यों घुसे? कि जी हम अंदर घुस के, अंदर रह के हम बुराई को रोकेंगे। ये थ्योरी है जो कि हमारे मुखालफिन की है, दरअसल एक धोखा है। इन सब का एजेंडा एक ही है और वो है फितना माल में मुलव्वस होना। इसके अलावा कुछ नहीं है। इनका माली इसी की गवाही दे रहा है। इनके डेरों से, इनके गनमैनों से, इनके बड़े बड़े खानों से और पैसे के बेदरे के इस्तेमाल से मरगूब ना हों, मुतासर ना हों। हम सब कुछ ये नहीं कर सकते और ना हमारे सियासी कल्चर का ये हिस्सा है। हम एक मुख्तलिफ स्टाइल से सियासत करना चाहते हैं और फिर हमें पहले दिन से भी यही सबक दिया गया है इल्लामा इकबाल की
एक शेर में समो दिया है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अगर हम हक पे हैं, अगर हम हक पे हैं तो हम आपकी दुआई के हकदार हैं। अगर हम हक पे नहीं हैं तो मैं आपको पूरी खुशदिली और कुशादा दिली से कहता हूँ कि अपनी ज़मीर के मुताबिक कोशिश करें और करप्शन और फितना माल में मुलव्वस और सोसाइटी को नोच कर खाने वालों का एहतसाब करें, उनको पहचानें और उनका रास्ता रोकें। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ अल्लाह पाक मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह। ये डीसी कॉलोनी अगर आपने अपने फ़राइज़ में कोताही की, आपने इस डीसी कॉलोनी की अमानत जो आपके पास एक स्टैम्प की शक्ल में होगी और उस वक्त आप इसकी तकदीर का फैसला कर रहे होंगे जब सिर्फ ऊपर अल्लाह की ज़ात होगी, आपके हाथ में मोहर होगी और आपका ज़मीर गवाही दे रहा होगा कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर आपने अपने ज़मीर को दबा के अपनी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए, बरादरीज़म में आते हुए, पार्टीज़म का सहारा लेते हुए, मजबूरियाँ डाल के, कोपें दिखा के, गाड़ियों के बड़े जुलूस दिखा के, मजमे लगा के, खाना खिला के आपने सोचा कि आपने किसी मुरब्बत या मसलहत के तहत आपने गलत इस्तेमाल किया, तो खुदा शाहिद है आप कि आने वाली नस्ल आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर हम गलत करें तो हमारा गिरेबान पकड़े, अगर आप गलत करेंगे जवाब दे आप होंगे। बातें बहुत सी हैं करने वाली, इंशाअल्लाह। अगर किसी को ये भूल है कि वो बंदे बहुत इकट्ठे कर सकते हैं, हमने कोशिश की कि यहाँ पे वोटर तशरीफ लाए डीसी कॉलोनी के, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब कुछ बाहर से भी आए हैं। अगर किसी को शौक है मजमा लगाने का तो जब मर्जी चैलेंज कर दे, कौन सा मर्जी ग्रुप। अगर वो अशरे शीर भी कर गया, हम स्टेडियम भरने वाले लोग हैं, इनसे तो ग्राउंडें नहीं बनती छोटी छोटी। या जब मर्जी मुकाबला जिस तरह मर्जी करके देख ले, लेकिन हमने शराफत की रवायात को यहाँ पे जन्म भी देना है और परवान भी चढ़ाना है इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने ज़मीर को मुतमईन करते हुए जब भी डीसी कॉलोनी के इलेक्शन का वक्त आए तो आप दुरुस्त फैसला करें। आपको खुदा शहाद अगर पूरी तफसील से बताया जाए कि इन्होंने आपके साथ, आपकी आने वाली नस्ल के हकूक़ के साथ जो आपकी दौलत है उसको किस तरह लूटा बेद रहे। मैं आपको ये बताऊं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शायद आपके नॉलेज में नहीं है। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के फार्मूले से यहाँ पे हम रहायश पजीर हैं। प्रॉफिट खाया जा चुका है जो आपके हिस्से का था। मैं आज गारंटी करता हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा सही और दुरुस्त फैसला किया, अगर ना किया तो सिर्फ आपके पास एक लफ्ज़ पछतावे के लिए काफ़ी होगा, काश हम इस दफ़ा दुरुस्त फैसला कर लेते। और मैं ये आपको यकीन दिलाऊं कि जो कर्जे आपके सर पे मंडला रहे हैं इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से, अगर इन्होंने आपका सोचा होता, इस सोसाइटी का सोचा होता, तो आज आपके जो अखराजात हैं उनमें आपको प्रॉफिट की शक्ल में आते और आपके बिल माफ हो जाते। अभी वो वक्त आने वाला है कि आप अभी भी 50-60 लाख रुपया हर महीने ये सोसाइटी मकरूज हो रही है और पानी के बिलों की किस्तें बाप दादा का समझ के 5-5 साल 6-6 साल बिल नहीं लिए, अब बेगेसान की शक्ल में नोटिस जारी कर दिया, 25,000 रुपया दे के आप वोट डाल सकते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जिनको इन्होंने कहा कि आप लूटें, आप बिल ना दें, हम आपकी लूटी हुई दौलत से आपके बिल देंगे। वो 25,000 रुपया ये खुद उनका बिल दे के वोट खरीदेंगे। वो वोट नहीं खरीदेंगे, आपका ज़मीर खरीदेंगे। हम सुबह इकट्ठे होते हैं, हमने वाक और योगा लेवल ग्रुप को भी यही कहा था कि आपने हमारी बातों से कन्विंस नहीं होना। आपने देखना कि क्या जो लोग यहाँ पे इसकी बर्बादी का मंजर पेश करने के लिए पेश थे, आज वो वोट के हकदार हैं। या कंपैरिजन कर लें, पैनल में हमारे साथ मैं आपको तारफ़ करा दूँ, सदर के उम्मीदवार ब्रिगेडियर साहब भी आपसे खिताब कर रहे थे, मतलूब अहमद गोंदल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अजीज डार साहब हैं, उनके बाद MC मेंबर यहाँ पे शाहिद
भट्ट साहब हैं, उनके बाद उस्मान गनी जट साहब हैं, यूनुस मिर्ज़ा साहब हैं, इसके अलावा अली हसन जलाल हैं, एक अपना हमारे रोहेल अरशद साहब, वो चंद दिनों के लिए, वो भी माशाल्लाह नगीना है, बेहतरीन खूबसूरत इंसान है, साफ सुथरे, वो फॉरेन टूर पे हफ्ते 10 दिन के लिए गए, वो आ रहे हैं। तो मैं आज आपकी वसातत से आपको, आपकी कॉलोनी को इन नगीनों के साथ 2 नगीने और शामिल करना चाहता हूँ। तो मैं ख्वाहिश करूँगा कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, जिन्होंने आज हमें इज़्ज़त बख्शी है, तो मैं चाहूँ कि इन्होंने ताज़ा फतह इनको नसीब हुई है, या अपने मुबारक हाथों से जो मैं 2 बंदे अनाउंस करता हूँ, इनको हार पहनाएँ, इनको आज जो हम मुंतखब कर रहे हैं, नामज़द कर रहे हैं, उनके लिए इनको हार डाल के इनको अनाउंस करें। मैं जनाब वज़ीर अली मलिक साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और डॉक्टर अमजद चीमा साहब को, अमजद चट्टा साहब को, डॉक्टर अमजद चट्टा साहब को ये हार पहनाएँ। इसके बाद इंतहाई खूबसूरत, काबिल एहतराम और अपनी मिसाल आप हमारे पास, हमारे भाई सरदार अजीम साहब, जो कश्मीर कॉलोनी से तशरीफ लाए हैं। ये डीसी कॉलोनी में ही रहते हैं, लेकिन इनको कश्मीर कॉलोनी में भी हमने टिकट दिया था बल्दियात का, और ये मंबा हैं, और ये दयानत और सदाकत और अमानतदार सारे रहेंगे। इनमें से कोई शख्स अल्लाह के फजल से इस सोसाइटी की दौलत पे नज़र नहीं रखेगा, बल्कि अपनी गिरा से इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए हमेशा खिदमत पर इनाम देंगे। मैं तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ। सरदार अजीम साहब आए जी, मेरे साथ उसे भी आ जाओ, उसी में जतरा हिस्सा मैं आज के जो नामजद किए गए 2 हमारे उम्मीदवार हैं MC मेंबर, मैं अपनी जानब से, ब्रिगेडियर साहब की जानब से, तमाम पासवान ग्रुप की जानब से उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पहले नामजद हैं सारे उम्मीदवार, वो भी और आज वाले भी, अल्लाह ताला आपकी वसातत से, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से इनको इज़्ज़त देगा। और इंशाअल्लाह ये फिर शेर याद आ गया, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। ये जब आप इन पे बोझ डालेंगे तो ये सुराही बन जाएंगे, ये गर्दन नहीं अकड़ाएंगे, फ़िरौन नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये हमेशा आपको झुक के मिलेंगे और आपके मशकूर रहेंगे कि आपने, आपके इस बोर्ड ने बेशक जिम्मेदारी डाली, लेकिन इनको मुआशरे में मनफरद बना दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। शेर मुझे बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन अब टाइम बहुत हो गया है। मुझे पता है कि जब शेर सुनाऊंगा तो आप खाने की वजह से मुझे कोस रहे होंगे। बहुत शुक्रिया नवाज़िश, मुलाकात होती रहेगी। चैलेंज फिर करता हूँ, जब मर्जी मुखालफ आ जाए, हम साफ़ सुथरी सियासत करेंगे और साफ़ सुथरे लोगों को मदऊ करेंगे, और इंशाल्लाह जितना बड़ा मजमा जहाँ पे मर्जी लगा के देख लें, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अब आप खाना खाएँ और हमारे लिए दुआ करें और सोसाइटी के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।